बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग के छठे लेक्चर में कम्युनिकेशन का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक ट्रांसमिशन या एक्सचेंज। देखो यहाँ पर वर्ड्स को थोड़ा मार्क करना, ट्रांसमिशन या एक्सचेंज। ट्रांसमिशन मतलब कोई मैसेज जो है वो एक तरफा जा रहा है, और एक्सचेंज मतलब कुछ बातें इधर से उधर और कुछ बातें उधर से इधर आ रही हैं, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से हो रही है। ऑफ क्या चीज़ हो सकती है? ये क्या मैसेज जा रहा है? कुछ आइडिया हो सकता है, कोई व्यू हो सकता है, किसी का ओपिनियन हो सकता है, कोई दूसरा मैसेज हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि कोई जानकारी या कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के लिए दो या उससे ज़्यादा लोग चाहिए। एक आदमी तो खुद से कम्युनिकेट कर पाएगा नहीं, तो दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए बाय डिफरेंट मीन्स। मीन्स मतलब कौन से मीडियम से ये मैसेज या ये आइडिया, व्यूज़ जो हैं ये ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो मीन्स का मतलब वर्बली भी हो सकता है, बाय रिटन भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज जो होता है, एक बंदे से दूसरे के बंदे के पास जो एक मैसेज जाता है, उसी को कम्युनिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और वो कैसे हो सकता है? स्पोकन वर्ड से, यानी कि बातें बोलकर, रिटन वर्ड से यानी कि लिखकर, डायग्राम, पिक्चर, ग्राफ वगैरह बनाकर, और जेस्चर से यानी कि इशारों से। ओके, तो ये है कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। इसको आप अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। तो कम्युनिकेशन क्या है? समझने की बात है कि टू वे प्रोसेस है। इट बिगिंस विद द सेंडर एंड एंड्स विद द सेंडर। कम्युनिकेशन सेंडर से ही बिगिन होता है और सेंडर पे ही एंड होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? सेंडर से बिगिन होना चाहिए और रिसीवर पे एंड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। सेंडर से बिगिन होता है और सेंडर पे ही एंड होता है। वो कैसे, मैं बताऊंगा आपको। तो दो पार्टीज का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, सेंडर और रिसीवर का, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो सेंडर से ही शुरू होता है और फिर सेंडर पे ही आके ख़त्म होता है। वो कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये यहाँ पर बहुत लंबा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको सीधे सीधे इस इमेज से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होने के लिए एक सेंडर होना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से एक लेक्चर को मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, आपको उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी आपसे वीडियो के थ्रू कम्युनिकेशन ना हो तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर सेंडर मैं हूँ, ओके। तो यहाँ पर जो सेंडर है वो मैं हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो एक लेक्चर जो है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, पढ़ा देता हूँ। तो सेंडर जो होता है, सबसे पहले वो इंसान ज़रूरी होता है। उसके दिमाग में कुछ आइडिया या कुछ मैसेज आता है जो उसको ट्रांसमिट करना होता है, जो उसको किसी और को बताना होता है, ठीक है। तो उस आइडिया को वो मैसेज बोलते हैं, ठीक है। सेंडर के दिमाग में जो भी आ रहा है, जैसे मैं आपको ये लेक्चर जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो चीज़ समझा रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में एक आइडिया है जो मैं एक मैसेज के रूप में आपको दे रहा हूँ। तो ये मैसेज जो है ये मैं आपको कैसे दे रहा हूँ? ये मैसेज मेरे दिमाग में तो आ गया, लेकिन इसको आप तक ट्रांसमिट करने के लिए मुझे इसकी एनकोडिंग करनी पड़ेगी। एनकोडिंग मतलब मैं जो दिमाग में सोचूंगा वो डायरेक्ट आप तो समझ नहीं सकते, उसके लिए मुझे एक एनकोडिंग उसकी करनी पड़ेगी। यानी कि मेरे दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी मैसेजेस हैं, उसको मुझे एनकोड करके किसी लैंग्वेज के थ्रू आप तक ट्रांसमिट करना पड़ेगा, या इशारों के थ्रू भी हो सकता है, जेस्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये जो मैं आपसे अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ हिंदी, यानी कि मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स को मैं एनकोड कर रहा हूँ अपने दिमाग में ही हिंदी लैंग्वेज में, और उससे मैं मैसेज को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, एनकोड कर रहा हूँ ताकि आप उसको समझ पाएँ, ठीक है। और कभी कभी लोग जो हैं वो अगर आसपास रहते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, तो जेस्चर्स यानी कि इशारों से भी कम्युनिकेट करते हैं। अब एक बार मैंने इसकी एनकोडिंग कर दी, यानी कि लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको भाषा में बदल दिया, तो मुझे एक माध्यम चाहिए, यानी कि मीडिया चाहिए, जिसके थ्रू मैं आप तक ये मैसेज जो है वो पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर जो मैं मीडिया यूज़ कर रहा हूँ वो है इंटरनेट और यूट्यूब। मैं अपने मैसेज को एक वीडियो के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके उसके बाद मीडिया जो है वो क्या है, यहाँ पर इंटरनेट, यूट्यूब है, इसके थ्रू रिसीवर तक पहुँचा रहा हूँ। और रिसीवर कौन है? रिसीवर आप लोग हैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अगर दो लोग आमने सामने बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दो लोग आसपास खड़े हैं और ये दोनों बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मीडियम है वो है वर्बल मीडियम,
ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो जो मीडिया है वो है वर्बल मीडिया, आप एक दूसरे से बात कर रहे हो डायरेक्टली, यहाँ पर कोई इंटरनेट, टेलीफोन, ये सब चीज़ें जो है इन्वॉल्व नहीं है, और ये सेंडर है और ये रिसीवर है। लेकिन फिर भी जो भी मैसेज ये दे रहा है उसको एक भाषा में इनकोड करना जो है वो ज़रूरी है। ओके, अब रिसीवर तो आप हो गए। रिसीवर को जब मैसेज मिल गया, मान लो कि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ गई, आपने वीडियो ऑन भी कर लिया, अब जैसे ही वीडियो चल रहा है तो आपके दिमाग में जब आप मेरी बातें सुन रहे होंगे तो आप उसको अपने दिमाग में डिकोड कर रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, जो मेरे कानों के अंदर जा रहा है, जो मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है वीडियो में, इसका मतलब क्या है। ये जो आप अपने दिमाग में सोचते हो, डिकोड करते हो, तब जाके मैं ये जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, उसको डिकोडिंग बोलते हैं। अगर यही चीज़ मैं आपको तमिल में बता रहा होता हिंदी की जगह, तो आप इस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाते, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो फेल हो जाता। लेकिन अगर कोई बंदा अगर हिंदी की जगह तमिल जानता हो और मैं इस मैसेज को तमिल में बता रहा होता, ये लेक्चर जो है तमिल में डिलीवर कर रहा होता, तो वो फिर उसको डिकोड कर पाता। ओके, तो रिसीवर को भी मैसेज रिसीव करने के बाद डिकोड करना पड़ता है। अगर कोई रिटर्न मैसेज अरबी या फारसी भाषा में है तो अगर आपको मिले तो आप उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे, फिर आपके लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर ही होगा। और रिसीवर तक आके ही जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होता है, आपको प्रॉपर फीडबैक देना पड़ेगा। यानी कि मान लो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुमको कुछ बातें बता रहा हूं कि ठीक है तुम ऐसे करना, वैसे करना, ये वो करना, और तुम अंत में बोलते हो ठीक है सर मैं समझ गया, या ओके सर, बस इतना बता देते हो, तो इससे मुझे पता चल जाता है या सेंडर को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है या सेंडर तक ये फीडबैक आ जाता है कि जो मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है वो सही जगह पर पहुंच गया है और रिसीवर को समझ में आ गया, यानी कि रिसीवर ने डिकोड कर लिया है, और तभी जाकर ये प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का खत्म होता है। तो यहीं से शुरू होता है, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं पर आके खत्म हो रहा है, ये एंडिंग पॉइंट है। इसीलिए सेंडर से रिसीवर तक कम्युनिकेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन सेंडर से स्टार्ट होकर पूरा गोल चक्कर घूमकर सेंडर पे ही खत्म होता है, क्योंकि फीडबैक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने दोस्त से कुछ कहा, ठीक है, और आपका दोस्त बिना कुछ रिप्लाई किए, बिना कुछ जेस्चर किए उल्टा घूम के चला गया, तो आपके दिमाग में एक उलझन रह जाएगी कि मैंने जो भी बोला पता नहीं उसको समझ में आया भी कि नहीं आया, वो समझा कि नहीं, वो वैसा करेगा भी कि नहीं। तो इसीलिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाता है। अब इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ है नॉइज़। नॉइज़ यानी कि बाधाएं। एक कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है, इसके बीच में बाधाएं हो सकती हैं। अब मान लो कि जब मैं ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप जब इसको देखेंगे तो आपका नेट का स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है, वहाँ पर बफरिंग हो रही है, या मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पीछे काफ़ी सारे ट्रक्स, ट्रेन्स वगैरह की हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो वो भी एक नॉइज़ हो सकता है। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बाधा डालता है उसी को नॉइज़ बोलते हैं। ओके, तो ये हमेशा होता है। कभी कभी आप फ़ोन में बात करते हैं तो आवाज़ जो है वो ठीक से आती नहीं है, तो वो भी नॉइज़ है। कभी कभी आप आपस में बात कर रहे होते हैं तो आसपास बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, तो वो भी नॉइज़ है। कभी कभार आप जिस भाषा में बोल रहे होते हो उस भाषा में रिसीवर जो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता, उसको सारी बातें एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आती, तो वो भी नॉइज़ है। ओके, तो ये कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस जो है मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर इसी के रिलेटेड नोट्स लिखे हुए हैं, मैं अब इसको पढ़ूंगा नहीं, आप चाहें तो देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने उस इमेज में ही समझा दी हैं। अब इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है उसका दो फॉर्म है, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, इसके बारे में डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का एक चार्ट बना हुआ है, इसको आप तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब ये पूरी डिस्कशन हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसमें देखो सबसे पहले दो पार्ट्स बने हुए हैं, ये पार्ट 1 है फॉर्मल कम्युनिकेशन और ये टाइप 2 या पार्ट 2 है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये वाला चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा चीज़ मैं जब समझा दूंगा तो फिर वापस आके इस चार्ट को आप देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से आपको पता चल रहा है, फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल, तो ये कम्युनिकेशन जो है ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन को रेफर करता है। अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होता है, हर ऑफिस में,
हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ऊपर सुपीरियर्स होते हैं, नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, अगल बगल आपके कलीग्स होते हैं, ठीक है, इस लाइन में। तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक अगर कोई कम्युनिकेशन ऑफिशियली फ्लो हो रहा है थ्रू नोटिस, थ्रू सर्कुलर, थ्रू लेटर्स, थ्रू मेमोज, ठीक है, तो वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना, ये मैक्सिमम रिटन फॉर्म में होता है ताकि इसका एविडेंस रह सके। मान लो कि आज सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कुछ डायरेक्शंस दे रहा है, तो वो एक रिटन फॉर्म में उसको देगा ताकि वो फ्यूचर में ये बता सके सबऑर्डिनेट को, या कोई गड़बड़ हो जाए तो बोल सके कि देखो मैंने तुमको तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे पर तुमने काम वैसा नहीं किया। तो एक प्रूफ रखने के लिए या एक एविडेंस रखने के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन में दिए जाते हैं वो रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो भी होता है वो रिटन फॉर्म में होता है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सके। ओके, तो यहाँ पर देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो आपका ऑफिशियल मैटर सच एज असाइनमेंट ऑफ टास्क, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, सेटिंग ऑफ टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा जो हैं वो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट होते हैं और उसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलता है। ठीक है, तो वर्बल या ओरल चैनल यानी कि मुंह से बोल के कभी कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू हमेशा वो चीज़ें जो हैं वो रिटन फॉर्म में ही दी जाती है ताकि उसका रिकॉर्ड रह सके। ओके, ताकि कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप की जा सके। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन का फ्लो जिस तरह जाता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से डाउनवर्ड, अपवर्ड और वर्टिकल 3 तरह का हो सकता है। सॉरी, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल होगा। तो डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले देख लेते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल और सुपीरियर्स टू द लोअर लेवल और सबऑर्डिनेट्स इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड क्या होता है, सुपीरियर से अगर सबऑर्डिनेट की तरफ कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन अगर जा रहा है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। और देखो यहाँ पर इमेज में दिया भी हुआ है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट को क्या क्या चीज़ें बता सकता है, प्लान्स, पॉलिसीज, नोटिस फॉर मीटिंग, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स वगैरह जो हैं ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आते हैं। अब दूसरा पॉइंट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन जब सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को कुछ कम्युनिकेट करता है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें आती हैं, देखो सजेशंस आ सकती हैं, कंप्लेंट्स आ सकती हैं, ग्रीवांसेस आ सकती हैं और प्रपोजल्स। तो नीचे वाला जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को ऑर्डर तो नहीं दे सकता, लेकिन सुपीरियर ने जो उसको टास्क असाइन किया है या उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके बिहाफ में वो सुपीरियर को फीडबैक दे सकता है, सजेशंस दे सकता है, कंप्लेंट्स, ग्रीवांसेस और अलग अलग प्रपोजल्स के बारे में बता सकता है। ओके, इसके बाद थर्ड है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है और इसके नीचे 4 मैनेजर्स हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और इसको क्या रखते हैं, इसको रखते हैं मान लो परचेज मैनेजर। ठीक है, तो ये चारों मैनेजर्स जो हैं ये एक ही रैंक पर हैं, एक ही लेवल पर हैं, पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। ओके, या प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर मान लो 2 और लोग हैं इसके अंदर, या 3 लोग हैं, तो ये लोग भी प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर हैं, एक ही लेवल पर, एक ही रैंक पर। तो जब 2 बंदे जो कि एक रैंक पर हैं या सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हैं वो लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो फिर वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ठीक है, अपवर्ड भी नहीं है, डाउनवर्ड भी नहीं है, साइडवेज है, तो इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जनरली 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि जब परचेज डिपार्टमेंट को पता करना होता है कि कब रॉ मटेरियल चाहिए तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेगी। तो परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से कांटेक्ट करके पूछेगा कि रॉ मटेरियल कब खरीदना है, तुम्हारे स्टॉक्स कब खत्म हो रहे हैं, तो बताओ, हम उस हिसाब से ऑर्डर करेंगे। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन फिर प्रोडक्शन मैनेजर उसको बताता है कि ठीक है, अभी हमारे पास स्टॉक है रॉ मटेरियल का, तुम कुछ दिन बाद खरीदना या 1 वीक बाद परचेज का प्रोसेस स्टार्ट करना। तो ये सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टली होते हैं, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे, तो इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर का ही एग्जांपल देके रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। अब एक चीज़ और है यहाँ पर जो कि मैंने पहले शायद नहीं बताया आपको, डायगोनल कम्युनिकेशन, जो कि ये जो इमेज मैंने बनाया है ना, देखो यहाँ पर जो इमेज मैंने बनाया है, अब मान लो कि सेल्स में ही ले लेते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 3 सेल्समैन हैं। ओके, अब एक सेल्समैन जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया क्योंकि ये तिरछा चलता है। ओके, तो डायगोनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल क्या हैं,
मान लो कि एक सेल्समैन है, वो एक प्रोडक्ट बेचने के लिए जाता है और कस्टमर को उस प्रोडक्ट की पैकिंग पसंद नहीं आती है, तो वो फिर डायरेक्टली जब ऑफिस में वापस आता है तो वो प्रोडक्शन मैनेजर से मिलके ये चीज़ उसको बता सकता है कि सर ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट तो सही है लेकिन इसकी पैकेजिंग जो हम कर रहे हैं वो पैकेजिंग कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रही है, तो आप इसकी पैकेजिंग में कुछ बदलाव कीजिए। तो यहाँ पर सेल्समैन अगर चाहता तो सेल्स मैनेजर को ये बात बता सकता था और सेल्स मैनेजर फिर प्रोडक्शन मैनेजर को कम्युनिकेट कर सकता था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसने डायरेक्टली प्रोडक्शन मैनेजर से कम्युनिकेट किया, तो इससे क्या होता है कि ये एक डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया, इसमें काफ़ी टाइम बचता है और फास्ट डिसीजंस आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है वो है एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक है, क्योंकि ऑफिशियल है भाई, ऑफिशियल चैनल के थ्रू फ्लो करता है, इधर उधर से फ्लो नहीं करता और रिटर्न फॉर्म में होता है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है। तो ये बहुत सिस्टमैटिक है और ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल चैनल से फ्लो करता है तो इसमें जो है ऑर्डरली फ्लो, मतलब कम्युनिकेशन जैसे इंस्ट्रक्शंस जैसे फॉलो होने चाहिए, जैसे फ्लो होने चाहिए वैसे ही फ्लो होते हैं। दूसरा पॉइंट है द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली लोकेटेड। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है ना कि ये जो इंफॉर्मेशन है या जो इंस्ट्रक्शंस है ये कहाँ से आई हैं, इसके सोर्स को आप लोकेट कर सकते हैं। अब सोर्स को लोकेट करना मतलब आपको मतलब लग रहा होगा कि ये क्या पॉइंट है, इसकी क्या वैलिडिटी है। तो मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी कभी गॉसिप के थ्रू आपके पास कोई न्यूज़ आती है कि अरे पता है इसका ऐसे हो गया, लेकिन आप कभी ट्रेस नहीं कर पाते कि वो न्यूज़ जो है वो कहाँ से चली। जैसे कि व्हाट्सएप में आपके पास कोई एक अफवाह मैसेज या कोई फॉरवर्डेड मैसेज आता है, आप उसका सोर्स जो है वो ट्रेस नहीं कर सकते कि वो कहाँ से आया। ठीक है, आपके पास एक फॉरवर्डेड मैसेज आ गया, फेक न्यूज़ भी हो सकता है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आया, तो आप उसके सोर्स को ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मान लो आपके पास एक लेटर या एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर व्हाट्सएप के थ्रू आया या कैसे भी आया, तो आप देख सकते हैं कि ये किसने भेजा है, नीचे किसने साइन किया है वहाँ पर। तो उस केस में आपको पता चल जाता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से चला था, इसका सोर्स क्या है। ओके, In formal communication, it is easy to fix the responsibilities of different employees as there is proof of the information। क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में होता है, तो अगर मान लो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू रिटर्न फॉर्म में आपने किसी सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दिए और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा, तो आप फिक्स कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो बंदा फिर ये नहीं कह पाएगा कि मुझे तो इंस्ट्रक्शंस मिले ही नहीं थे, क्योंकि आपने रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो आपके पास प्रूफ है कि इंस्ट्रक्शंस आपने सबऑर्डिनेट को दिए थे और उसने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तभी जाके गलती हुई है। तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स कर सकता है सबऑर्डिनेट्स जो हैं, या जिसने गलती की है वो बहाने नहीं बना सकता। चौथा पॉइंट, थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ ईजी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन से आप अपने अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के? देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ना फॉर्मल रूट को फॉलो करता है, यानी कि स्केलर चेन को फॉलो करता है। तो अगर ये सुपीरियर है, उसके नीचे ये सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे ये सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे ये सबऑर्डिनेट है, और इस सुपीरियर को मान लो एस को, इस सबऑर्डिनेट को SUB को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है फॉर्मली, तो वो इसके थ्रू ऐसे करके जाएगा। तो इसमें ये पूरा स्केलर चेन फॉलो होके जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इन्फॉर्मेशन जो है बहुत डिले हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इन फॉर्मल कम्युनिकेशन द इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड और पास्ड इन इम्पर्सनल मैनर। ठीक है, तो इम्पर्सनल मैनर मतलब क्या है? यहाँ पर कोई पर्सनल रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पर ऑफिशियल रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है ऑफिशियल डेजिग्नेशंस के हिसाब से कम्युनिकेशन पास होती है, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ना कि प्रोडक्शन मैनेजर मान लो सुमित नाम है उसका और सेल्स मैन का नाम है मान लो रमेश। ठीक है, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सुमित जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है और रमेश जो है वो सेल्स मैन है। तो प्रोडक्शन मैनेजर अगर रमेश को ऑफिशियली कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो अपने पोजीशंस के हिसाब से, अपने जॉब रोल्स के हिसाब से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये कोई पर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है जो कि ऑफिशियल होता है। ओके, द इंफॉर्मेशन मे नॉट बी ट्रांसमिटेड एक्यूरेटली टू अवॉइड अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी कभी कोई मूवी देखा होगा जिसमें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है और वो जब
जो विलन है उस पर कार्रवाई करने वाला होता है, तभी जाके उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है। तो विलन जो है वो किसी बड़े नेता को पकड़कर उस पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर करवाने वाला होता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर का कुछ चाहने वाला लोग भी होता है पुलिस स्टेशन में, और वो लोग बोलते हैं कि ये जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर, मान लो सर आपको अभी मिला ही नहीं, आप अपना काम करो, हम अभी तक आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे। ओके, तो उस केस में क्या हो रहा है, जो रिटन कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन आया था उस बंदे के ट्रांसफ़र का, उसको छुपा लिया जा रहा है, उसको उस तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, ताकि उस कम्युनिकेशन से कुछ अनफेवरेबल इफेक्ट हो जाए, उसको रोका जा सके। तो अनफेवरेबल इफेक्ट जो है कम्युनिकेशन का, मान लो कि किसी को पनिशमेंट मिली है और उसका पनिशमेंट ऑर्डर जो है वो आया है, तो कुछ जिसको पनिशमेंट मिली है उसके कुछ चाहने वाले हो सकता है उस ऑर्डर को फाड़ के कहीं इधर उधर फेंक दें ताकि उस बंदे को वो मिले ही ना। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं कम्युनिकेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। आशा करता हूँ कि ये पॉइंट मैं आपको समझा पाया। ओके, अब इसके बाद देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ प्रकार होते हैं, किस तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो कर सकता है, कुछ उसके पैटर्न्स होते हैं। तो वो पैटर्न्स अब हमको देखने हैं। तो सबसे पहला है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न यानी कि व्हील कैसा होता है, अब मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँ। तो व्हील कैसा होता है, बीच में ऐसा रहता है और ऐसे 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 रहते हैं, यहाँ पर एक सर्कल होता है, ऐसे व्हील बनता है। ठीक है, तो व्हील का पैटर्न फॉलो करके ही ये मान लो कि ग्रुप लीडर है, ओके, और ये सारे उसके टीम मेंबर्स हैं। तो ये क्या करता है, ग्रुप लीडर इंडिविजुअली हर टीम मेंबर से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन टीम मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट यहाँ पर नहीं कर पा रहे। देखो, हर टीम मेंबर जो है वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ओके, ये टीम मेंबर्स भी फीडबैक जो है वो ग्रुप लीडर को ही दे रहा है। तो यहाँ पर साइडवेज कोई कम्युनिकेशन है नहीं, जो भी कम्युनिकेशन है वो सीधा सीधा ग्रुप लीडर से ही है। तो इसीलिए इसको व्हील पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि हर कोई एक ही जो बंदा है, जो ग्रुप लीडर है, उसी से कनेक्टेड होता है, बाकी लोगों में कोई लिंक नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पैटर्न है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न में क्या होता है कि हर बंदा जो है वो अपने इमीडिएट बॉस से इंस्ट्रक्शंस पाता है। मान लो ए जो है वो बी का बॉस है, बी जो है वो सी का बॉस है, सी जो है वो डी का बॉस है, और ई जो है वो डी जो है वो ई का बॉस है। तो इन्फॉर्मेशन अगर कुछ ए से ई तक फ्लो करना है तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, जो मैंने पहले आपको यहाँ पर बताया था स्केलर चेन वाला कॉन्सेप्ट, वो सेम बस वही है कि सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक जब इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है या कम्युनिकेशन हो रही है तो एक के बाद एक के बाद एक, तो ये है जो आपका चेन वाला पैटर्न। ओके, तीसरा पॉइंट है सर्कल पैटर्न। सर्कल पैटर्न में क्या होता है कि हर पर्सन अपने ग्रुप के दो पर्सन से जो आपके अगल बगल है उनसे कम्युनिकेट कर पाता है। जैसे ए जो है, यहाँ पर एरो ठीक से नहीं बने हुए हैं, तो ए जो है वो बी से कम्युनिकेट कर रहा है, बी ए से कम्युनिकेट कर रहा है, बी जो है वो सी से कम्युनिकेट कर रहा है, और सी जो है वो बी से। मतलब देखने की बात ये है कि हर बंदा जो है वो अपने ग्रुप में दो लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा है। डी जो है वो देखो ई और सी से कम्युनिकेट कर रहा है, सी जो है वो बी और डी से कम्युनिकेट कर रहा है, और ई जो है वो ए और डी से। ई लेकिन सी से और बी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो ये है सर्कल पैटर्न। ठीक है, ऐसे पैटर्न्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, आजकल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन बुक में दिया हुआ है इसलिए आप इसको पढ़ लेना। ओके, अब जो चौथा वाला पॉइंट है वो है ऑल सोर्स पैटर्न, या इसको आप ऑल चैनल पैटर्न भी कह सकते हैं। तो ऑल चैनल पैटर्न में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कम्युनिकेशन का, यहाँ पर कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, पांचवा पैटर्न जो है वो है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने सुपीरियर से तो कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, उसके भी सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मान लो कि ये है बॉस नंबर 1 और ये है बॉस नंबर 2। ठीक है, और इसके अंडर दो लोग हैं। ठीक है, अब ये जो दो लोग हैं ये डायरेक्टली B2 के अंदर आते हैं और B2 का बॉस है B1, तो ये B2 से तो कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, अगर ये चाहें भी तो B1 से भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी। यानी कि मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, आपका बॉस है आपका क्लास टीचर, लेकिन आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल भी है, तो आप अगर चाहो तो अपने क्लास टीचर से तो कम्युनिकेट कर ही सकते हो, लेकिन कभी अगर जरूरत पड़े तो आप अपने प्रिंसिपल से भी डायरेक्टली जाके कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये हो गया इन्वर्टेड वी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने लायक है वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन इसको हम एक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो